हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ कोरियन हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है अपार्टमेंट। यह फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड रिटन बाय एन बोंग की। दिस फिल्म स्टार्स इन द लीड रोल को सो यंग और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी। लिटरली वो एक चाकू से अपने आप को काट रही थी और अंत में हमें सिर्फ उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और घड़ी में समय दिखाई दे रहा था 9:56 PM। अगले सीन में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सीजन। वो शॉल शहर में रहती है फाउंटेन अपार्टमेंट में और वो एक इंटीरियर डिजाइनर है। हम देखते हैं वो सिंगल है, ना कोई परिवार है ना कोई दोस्त, तो वो अकेले ही रहती है। वो अपने काम को लेकर काफी पैशनेट है, लेकिन उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट वो खुद ही बाकी सबसे काफी अलग है। शी इज अ सेंसिटिव, इंट्रोवर्ट एंड टैलेंटेड यंग लेडी। वो जिस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है वो एक हाई राइज अपार्टमेंट है जहाँ से आसपास की फ्लैट्स क्लियरली नजर आती है। और इस घर में आने के बाद से ही सीजन एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस कर रही है। यहाँ पर रात के 9:56 पर हर रात कुछ फ्लैट्स की लाइट फ्लिकर करने लगती है एंड इवेंचुअली ऑफ भी हो जाती है। इनिशियली सीजन को लगा था शायद कोई इलेक्ट्रिसिटी इश्यू हो गई तो वो इतना ध्यान नहीं देती, मगर इसी बीच एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा अजीब था। उस दिन की शुरुआत भी बाकी दिनों की तरह ही हुई थी। उस दिन सुबह जब वो जॉगिंग करके लौटती है उसे पता चलता है कल रात इस बिल्डिंग में किसी ने सुसाइड किया है। वो तो कल रात घर में नहीं थी, ऑफिस गई थी और देर रात घर लौटी थी, इसीलिए शायद उसे कुछ नहीं पता। वैसे भी उसका किसी भी नेबर से मिलना जुलना तो था नहीं। उसी रात उसे फिर से ऑफिस जाना था, तो वो रेडी होकर जैसे ही घर से निकलने लगती है उसकी नजर जाती है दूसरी तरफ के फ्लैट्स के ऊपर और वो देखती है लाइट्स फिर से फ्लिकर कर रही थी। उसे ये भी याद आता है कल रात भी निकलने से पहले उसने बिल्कुल यही सीन देखा था। उसे देर हो रही थी तो वो निकल जाती है और काम खत्म करने के बाद जब वो घर लौट रही थी उसे बार बार ऐसा लग रहा था उसे कोई फॉलो कर रही है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, लेकिन वो मेट्रो स्टेशन तो बिल्कुल सुनसान था, आसपास कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी हमें उसके पीछे एक लेडी दिखाई देती है जो उसके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, बिल्कुल एक साया की तरह। फाइनली जब वो प्लेटफॉर्म जाकर पहुंचती है उसे भी वो लेडी दिखाई देती है। वो काफी अपसेट दिखाई दे रही थी और वो रो भी रही थी और अगले ही पल में वो वहां से गायब भी हो चुकी थी। सीजन डर जाती है, आसपास देखने लगती है और उसे वो लेडी उसके बिल्कुल पास नजर आती है। वो सीजन से एक बहुत ही अजीब सवाल पूछती है। वो पूछती है, क्या तुम लोनली फील करते हो? सीजन कुछ ठीक तरह से समझ पाए इससे पहले ही उसके सामने मेट्रो आ जाती है और वो लेडी जंप कर देती है ट्रेन के सामने। नॉट ओनली दैट, वो सीजन को भी अपने साथ खींचने की कोशिश करती है, बट फॉर्चुनेटली सीजन अपने आप को संभाल लेती है। क्लियरली ये एक सुसाइड था, तो पुलिस इंटरोगेशन के बाद सीजन को छोड़ देती है। वो खुद को सेफ तो कर पाई थी, मगर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो ऑफिस जाना बंद कर दी थी, कोई कॉल भी अटेंड नहीं कर रही थी और पूरा दिन वो अपने रूम में विंडोज के सामने बैठी रहती थी। लेकिन फिर भी उसे न जाने क्यों हमेशा डर लगा रहता था। डरावने सपने आते थे, हर वक्त उसे ऐसा लगता था किसी की नजर उसे फॉलो कर रही है। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा, निकलना तो उसे होगा ही। तो वो नेक्स्ट डे की शुरुआत भी पहले की तरह करती है जॉगिंग से। वो जॉगिंग पर निकलती है और पार्क में उसके साथ मुलाकात होती है एक ब्यूटीफुल यंग लेडी की जिसका नाम है योना, और वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, चल नहीं सकती। योना कहती है उसने कई बार सीजन को देखा है। असल में वो लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, सिर्फ ऑपोजिट विंग में। योना के पेरेंट्स की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी, तो अभी वो अकेली ही रहती है, मगर आसपास के फ्लैट्स के लोग काफी हेल्पफुल और सपोर्टिव है और वो लोग ही उसकी देखभाल किया करते हैं। आज भी उनमें से ही एक लेडी ने उसे यहाँ पर ले आई थी। जाने का वक्त हो गया था, तो योना सीजन को एक रूबिक्स क्यूब गिफ्ट करती है और वहां से निकल जाती है। और हम देखते हैं एक लड़की जून सीजन को बहुत ही अजीब तरह से घूर रही थी। सीजन घर वापस आ जाती है और आज भी वो काम पर नहीं गई थी, उसका मन नहीं हो रहा था। पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी वो खिड़की से बाहर देख रही थी और उसे योना का फ्लैट भी नजर आता है। वही ओल्ड लेडी योना की देखभाल कर रही थी, तो बेटर व्यू के लिए सीजन एक बाइनोकुलर से देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देती क्योंकि वो ओल्ड लेडी कर्टेन्स ड्रॉप कर देती है। तभी अचानक से लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और सीजन समय देखती है, इट्स 9:56 PM।
योना के फ्लैट के साथ साथ और एक फ्लैट भी कम्प्लीटली डार्क हो चुका था और सीजन के आंखों के सामने ही उस दूसरे फ्लैट से एक आदमी बालकनी से कूद कर सुसाइड कर लेता है। इस अपार्टमेंट में ये तीसरा सुसाइड था। पहले 1403 में, उसके बाद 1304 में और उसके बाद 1103 में। हर बार रात के 9:56 पे लाइट ऑफ हो जाता है और कोई ना कोई सुसाइड करता है। इन केसेस में कुछ तो कनेक्शन होगा। सीजन वही ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो वो हर रात अपने बाइनोकुलर से उन फ्लैट्स को ऑब्जर्व कर रही थी और एक रात उसे जून देख लेती है। क्लियरली उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो रात बीत जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग सीजन योना को लेकर घूमने निकलती है। योना सीजन को काफी पसंद करती थी और क्यों ना करे, सीजन उसकी एक लौती दोस्त जो है। असल में उसे जो लेडी देखभाल करती थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो योना को बहुत ही ब्रूटली ट्रीट करती थी, उसे मारती थी और योना हेल्पलेसली सब कुछ सहन करती थी। तो ऐसी हालत में सीजन उससे इतने अच्छे से बिहेव करती थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। सीजन को उस मेट्रो स्टेशन वाली केस में पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पता चलता है इट वॉज अ मेयर सुसाइड। मे बी वो लेडी डिप्रेस्ड थी, मगर रिसेंटली फाउंटेन अपार्टमेंट में जो सुसाइड हो रही है वो काफी कंफ्यूजिंग है। कोई भी मोटिव नहीं मिल रहा। दो डिटेक्टिव्स इन केसेस को लेकर बात कर रहे थे जो सीजन ओवरहियर कर लेती है और वो उनसे 956 वाली कहानी सुनाती है। ये भी कहती है उनसे लेटेस्ट विक्टिम को अपने आंखों से उसने देखा था, मगर पुलिस उसके बातों पर बिलीव नहीं करती, बल्कि उसे ही डरा धमकाकर वापस भेज दिया जाता है। वो घर वापस आ जाती है, लेकिन उस रात उसे अपने घर में किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। किसी की फुटस्टेप सुनाई देती है, किसी लड़की की, और कोई उसे छूने की कोशिश भी करती है। वो जैसे ही चिल्लाने जाती है पता चलता है ये तो सिर्फ सपना था। उसकी नींद टूट जाती है और उस रात भी वो लाइट्स फ्लिकर करते हुए देख पाती है। थैंकफुली और कोई सुसाइड नहीं हुई थी, मगर सीजन योना के लिए बहुत ही ज्यादा टेंस्ड थी। तो वो नेक्स्ट ही उसके फ्लैट में जाके उसे वार्न करती है और वहां पर उसे योना के पीछे और एक लड़की भी दिखाई देती है। लेकिन योना उससे बहुत ही वियर्डली बिहेव कर रही थी, उसे अंदर भी वेलकम नहीं करती। सीजन वापस जाने लगती है और लिफ्ट में उसे जून मिलती है, तो वो जून को भी वार्न करती है, मगर जून उल्टा उसे ही इंसल्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें योना की लोनसम जीवन की और एक झलक नजर आती है। पता चलता है एक लड़का जो अपने आप को उसका बॉयफ्रेंड मानता है वो योना को फिजिकली मॉलेस्ट करता है और ये शायद पिछले कई दिनों से चल रहा है। योना इस बार भी चुप रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती, मगर उसी रात हम उस लड़के को देखते हैं लिफ्ट में। एट द सेम टाइम सीजन भी योना के पास जा रही थी क्योंकि समय हो रहा था 9:56 PM। उस लड़के को लिफ्ट के अंदर आईने में एक लड़की का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जिससे वो डर जाता है और लिफ्ट से निकल के भागने लगता है, मगर तभी करंट ऑफ हो जाती है और सीजन लिफ्ट में ही फंस जाती है। उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई डर से चिल्ला रहा है, और ये आवाज थी उस लड़के की। हम देखते हैं उसे एक लड़की जिसने रेड ड्रेस पहनी है वो चेस करती है और ये लड़की कोई इंसान तो नहीं लग रही थी। वो इस लड़के को एलिवेटर पैसेज में धकेल देती है और इस लड़के की लाश जाके गिरती है सीजन के लिफ्ट के ऊपर। पता चलता है ये लड़का 105 का रहने वाला था। डिटेक्टिव यंग इन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और बहुत ही अजीब बात है, हर केस में सीजन प्रेजेंट रहती है। सीजन इस बार भी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि करंट ऑफ होने के साथ साथ इन डेथ्स का कोई ना कोई लिंक तो जरूर है, मगर डिटेक्टिव यंग अभी भी बिलीव नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार वो सीजन को लाइट्स ऑफ होने के साथ साथ उन्हें कॉल करने के लिए कहते हैं, नहीं तो ये प्रूफ होगा कि सीजन ही इन इंसिडेंट्स को इंस्टिगेट कर रही थी। लेकिन सीजन को कोई भी एलिगेशन से डर नहीं लगता, उसे बस लोगों को सेव करना था, क्योंकि वो फील कर पा रही थी इसके पीछे कोई सुपरनैचुरल एंटिटी काम कर रहा है जो इसी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। सुबह होते ही वो योना को फिर से वार्न करने जाती है कि 10 बजे से पहले वो लाइट ऑफ ना करे, लेकिन वो बाकी के टेनेंट्स को भी वार्न करती है। कुछ लोग उसे पागल समझ रहे थे, कुछ लोग इरिटेटेड हो रहे थे और कुछ लोग सच में डर गए थे। ओवरऑल उसके बातों से एक कैओस क्रिएट हो चुकी थी, तो बिल्डिंग अथॉरिटी की तरफ से पुलिस में कंप्लेन की जाती है और पता चलता है किसी और टेनेंट ने भी उसके अगेंस्ट कंप्लेन की थी कि वो दूसरों के घर में झांकती है। उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, फिर से वार्न किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि नेक्स्ट टाइम उसे जेल भी हो सकती है। तो सीजन को बहुत खराब लगता है, वो तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। वो घर वापस आ जाती है और पार्क में उसके साथ मुलाकात होती है जून की। जून उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने ही अपने माँ से कहकर सीजन के अगेंस्ट रिपोर्ट करवाई थी,
लेकिन अभी एक के बाद एक जो हादसे हो रहे हैं उसे देखते हुए कहीं ना कहीं जून को भी गड़बड़ लग रहा था। वो इतना डिटेल्स में तो नहीं समझ पा रही थी, मगर उसे सीजन के बातों पर भरोसा होने लगा था। सीजन उसे अपने घर में इनवाइट करती है और उसे वो रूबिक्स क्यूब भी गिफ्ट करती है और उसे 10 बजे से पहले लाइट्स ऑफ करने से मना करती है। जून के वापस जाने के बाद सीजन फिर से अपने बाइनोकुलर से देखने लगती है, मगर अभी वो सिर्फ योना को लेकर कंसर्न्ड है, क्योंकि वो बेचारी सच में हेल्पलेस है और लोनली भी। सीजन देखती है एक लेडी जो उसी बिल्डिंग में रहती है, रूम 602 में। वो योना को बहुत ही प्यार से मेडिसिन दे रही है। इसे देखकर सीजन का मन तो शांत हो जाता है, मगर असलियत कुछ और है जो उसे नहीं पता। यह जो 602 वाली लेडी है, ये असल में योना को एक गिनीपिग की तरह ट्रीट कर रही थी। उसका हस्बैंड एक डॉक्टर है जो अपनी कुछ मेडिसिन का इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स योना पर टेस्ट कर रहे थे। योना समझती थी ये मेडिसिन उसे सूट नहीं कर रही, उसे वीकनेस भी फील होती थी, मगर ये लेडी हर रोज उसे फोर्सफुली यही दवाई खिलाती थी। और ये सब कुछ उसके साथ जो भी कुछ अन्याय हो रहा था, वो सब कुछ कोई नोटिस कर रहा था। किसी की नजर हमेशा योना को देख रही थी और शायद वही योना के तरफ से बदला भी ले रही थी, क्योंकि ये वही रेड ड्रेस वाली लेडी है जिसने 1005 वाले लड़के को मारा था, जो योना को मॉलेस्ट करता था। और शायद अभी इस लेडी की बारी है। सीजन को रात में फिर से अपने रूम में किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो क्लियरली फील कर पा रही थी ये वही रेड ड्रेस वाली लेडी है। वो चुपचाप सो जाती है और वो लेडी भी कुछ समय बाद वहां से गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं। वो घर में अकेली है और वो वही क्यूब सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, मगर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये क्यूब हर बार सेम पोजीशन में बैक कर रही थी। उसे कॉरिडोर से किसी की आवाज सुनाई देती है तो वो खिड़की से देखती है और उसे बाहर वही लॉन्ग हेयर्ड रेड ड्रेस वाली लड़की दिखाई देती है, जो हर एक स्टेप के साथ बहुत ही वियर्ड पोस्चर और क्रीपी साउंड कर रही थी। जून जल्दी से खिड़की बंद कर देती है, मगर ये लड़की बहुत ही इजीली उसके रूम के अंदर घुस जाती है। क्लियरली ये कोई नॉर्मल इंसान तो था नहीं, ये कोई आत्मा थी जो इस बिल्डिंग को हॉन्ट कर रही थी। वो जून के रूम में गई तो थी, मगर शायद उसका टारगेट कोई और था। हम वही 602 वाली लेडी को देखते हैं जो सोने की तैयारी कर रही थी और वो अपने पति के साथ किसी बच्ची के बारे में बात कर रही थी, जिस पर भी वो लोग मेडिकेशन टेस्ट किया करते थे। लेकिन उसका हस्बैंड उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहकर सो जाता है। कुछ देर बाद जब वो नींद से जागता है, वो देखता है उसकी पत्नी अभी भी आईने के सामने ही बैठी है। जैसे ही वो उसे बुलाता है, उसकी पत्नी जो अभी कम्प्लीटली पोजेस्ड हो चुकी थी, वो एक सिरिंज से उस पर हमला कर देती है, मगर फाइनली हाथापाई में मौत उसी की होती है। उसकी लाश बहुत ही भयानक दिख रही थी। डिटेक्टिव यांग को भी लग रहा था ये शायद कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, इन्हें कोई बीमारी नहीं थी, अपने पति को अटैक करने का कोई भी कारण नहीं था, तो क्यों उसने ये सब किया, और वो भी रात के ठीक 9:56 पर, जब लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। वो गार्ड्स को बुलाकर इस बिल्डिंग का सर्किट भी चेक करवाते हैं। वहां पर तो सब कुछ ठीक है, करंट ऑफ होने का चांस ही नहीं है। तो फिर यांग जब डिटेल्स चेक करते हैं तो उन्हें एक चाबी मिलती है जो शायद किसी और रूम की है, क्योंकि इस रूम की चाबी तो ये है नहीं। उस हस्बैंड को इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, मगर वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो कुछ कहने की हालत में ही नहीं था, और वैसे भी वो उसने जो देखा था वो कोई भी बिलीव नहीं करने वाला था। हम सीजन को देखते हैं। वो योना को लेकर समुंदर दिखाने ले जाती है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है सीजन अभी भी उस हादसे से बाहर नहीं आ पाई है। उसे अभी भी लगता है वो उस लेडी को बचा सकती थी। अगर वो कुछ सेकंड पहले अलर्ट हो जाती तो शायद आज वो लेडी जिंदा होती। योना उसे कंसोल करती है और वो उसे ये भी समझाती है इसमें सीजन का कोई भी दोष नहीं था। योना को घर वापस ड्रॉप करके सीजन ऑफिस के लिए निकल जाती है, मगर वो बिल्कुल भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। तो वो 9:30 के आसपास घर वापस आ जाती है और इस बार वो अपने आंखों से योना को मार खाते हुए देख पाती है। वो देखती है एक लेडी पता नहीं क्यों उसके रूम में आकर अचानक से उसे मारने लगती है, लेकिन जो सीजन नहीं देख पाती, लेकिन वो नजर फॉलो कर रही थी, वो ये है उस लेडी ने योना को बाथरूम के अंदर लॉक कर दिया था। जो कोल्ड वो रो रही थी, मगर इस लेडी ने तो लाइट्स भी ऑफ कर दिया था। योना उस अंधेरे में फ्रीज हो रही थी, मगर वहां से निकलने की ताकत उसमें नहीं थी। सीजन जल्दी से उसके रूम की तरफ भागने लगती है और उसे लिफ्ट में वही लेडी मिल जाती है, लेकिन उसने डिफरेंट ड्रेस पहनी थी। वो उसे कन्फ्रंट करती है। उसने देखा है इस लेडी ने अभी अभी योना को मार कर उसके रूम से बाहर आई है।
लेकिन रूम नंबर 704 का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों ये लेडी पागल की तरह भागने लगती है। सीजन के पास उसे चेस करने का समय बिल्कुल भी नहीं था। उसे योना को देखने जाना था तो वो उस तरफ निकल जाती है, मगर बार बार दरवाजे पर नॉक करने के बाद भी कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी समय हो जाता है 9:56 और फिर से एक एक करके लाइट्स फ्लिकर करने लगता है। हम उस लेडी को भी देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और उसे लग रहा है कोई उसे चेस कर रहा है। वो अपने घर में जाकर छुप जाती है, मगर उसी के घर में उसका कोई खून कर देता है। हम खूनी को तो नहीं देख पाते हैं, सिर्फ उनकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। नेक्स्ट डे बाथटब से उनकी लाश मिलती है। उसका शरीर कुछ इस तरह से बेंड किया गया है जो किसी इंसान का काम तो नहीं था। और यहाँ पर भी एक चाबी मिलती है। हम गेस कर पाते हैं शायद ये उसी रूह का काम है, मगर डिटेक्टिव यांग अभी भी सब कुछ लॉजिकली चेक करना चाहते हैं। उसी दिन जून सीजन से मिलने आती है और उसके साथ एक वीडियो रिकॉर्डर था। असल में कल रात वो घर में बिल्कुल अकेली थी, तो फॉर सिक्योरिटी उसने इस रिकॉर्डर को ऑन रखा और उसी में एक बहुत ही अजीब मोमेंट कैप्चर हुआ है। रिकॉर्डिंग से पता चलता है ठीक 9:56 पर जून खुद जाके लाइट्स ऑफ की थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो होश में नहीं थी, जो कि सच भी है क्योंकि अभी उसे कुछ भी याद नहीं है। वो क्यों लाइट्स ऑफ करेगी जबकि उसे पता है लाइट्स ऑफ करने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो इस रिकॉर्डिंग को यांग को भी दिखाती है, तो यांग डिसाइड करते हैं वो आज रात 10 बजे तक यहाँ पर ही रुकेंगे और अपने आंखों से देखेंगे ये लोग कितना सच कह रहे हैं। मगर 8:30 बजे के आसपास एक कलीग का कॉल मिलता है उन्हें और उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसे एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। पता चलता है उन्हें सारे विक्टिम्स के पास से जो चाबी मिली है वो असल में एक ही रूम की है, जो भी शायद उसी बिल्डिंग में है। लेकिन इतने सारे लोगों के पास एक ही चाबी क्या कर रही है और ये चाबी है किस रूम की? इस बात का पता करने के लिए यांग तभी उस बिल्डिंग में वापस जाते हैं और हर एक रूम का लॉक चाबी से खोलने की कोशिश करते हैं। उस रात सीजन और जून को उस रिकॉर्डिंग में कुछ और भी दिखता है, जिससे वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फुटेजेस में क्लियरली विजिबल है 9:56 के समय रिकॉर्डिंग में कुछ ग्लिचेस है और उसी वक्त जून के पास एक काला साया भी दिखाई देती है। सीजन जब अपने बाइनोकुलर से देखती है उसे पता चलता है यांग को भी उस चाबी का दरवाजा मिल चुका है और इस रूम का नंबर है 704, मतलब ये योना का रूम है। सीजन बहुत डर जाती है क्योंकि उसे उस रूम में भी वही साया नजर आती है और यांग जैसे ही इस रूम में एंटर करते हैं उस पर कोई हमला कर देती है, वही लॉन्ग हेयर्ड रेड ड्रेस वाली। लेकिन ये तो एक इंसान है और वो कोई लड़की भी नहीं है, ये तो एक लड़का है, नाम है ली और वो असल में एक अगोराफोबिक है। उसे अरेस्ट तो किया जाता है मगर वो मेंटली चैलेंज्ड है और इसी बीमारी के वजह से वो बहुत अजीब सा पोस्चर भी करता है, जिससे उसे एक इनह्यूमन लुक मिलता है। ये साइको तो है, मगर क्या ये सच में खूनी हो सकता है? और वो लड़की के कपड़ों में क्या कर रहा था? पुलिस को उसके कपड़ों से खून भी मिला है तो उसे फॉरेंसिक के लिए भेज दिया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है यांग को योना के घर से योना ही नहीं मिली थी, वो गायब हो चुकी थी। जून अपने घर में अकेले सेफ फील नहीं कर रही थी तो वो सीजन के साथ रहने आ जाती है और वो सीजन को वो क्यूब फिर रिटर्न कर देती है क्योंकि वो उसे सॉल्व ही नहीं कर पा रही थी। सूजन उस क्यूब को देखने लगती है। उसने पहले भी देखा था, उस पर कुछ नंबर्स लिखा हुआ था, मगर अभी जब वो ध्यान से देखती है उसे पता चलता है ये नंबर्स असल में रूम नंबर्स है, वही रूम नंबर्स जहाँ पे किसी ना किसी की मौत हुई है। सिर्फ एक रूम को छोड़कर रूम नंबर 1203, इस घर में अभी भी किसी की मौत नहीं हुई थी। सीजन जब यही सब कुछ सोच रही थी तभी जून को इंटरनेट से इस बिल्डिंग के फर्स्ट सुसाइड केस के बारे में पता चलता है। वो उसे लाउडली रीड करने लगती है और जैसे ही वो इस लड़की का नाम प्रोनाउंस करती है सीजन को जैसे शॉक लगता है, क्योंकि 1 साल पहले जिस लड़की ने सुसाइड की थी इस बिल्डिंग में वो एक हैंडीकैप्ड लड़की थी। वो 704 में रहती थी और उसका नाम था योना, मतलब योना मर चुकी है 1 साल पहले। तो फिर सीजन इतने दिनों से किससे मिल रही थी? योना की आत्मा से? तो क्या ये सारा खून वही कर रही है, मगर क्यों? इसके जवाब से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है 1203 के रेसिडेंट को बचाना, क्योंकि वाना के लिस्ट में अगला नंबर उनका ही है। सीजन भागकर रूम नंबर 1203 में पहुंचती है। दरवाजा खुला था और अंदर उसे उस ओल्ड लेडी की लाश मिलती है जो योना को फोर्सफुली खिलाती थी। उसके लाश को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत भी खाते वक्त ही हुई है। शायद गले में अटक गया था कुछ, जिससे सफोकेट करके वो गुजर गई।
सीजन को उसके मुंह के अंदर से एक चाबी मिलती है और ये चाबी भी 704 की थी। सीजन ऑलरेडी बहुत कुछ गेस कर पा रही थी, मगर फुल स्टोरी जानना भी बाकी था। तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करने जाती है एंड एट द सेम टाइम उधर पुलिस स्टेशन में भी ली अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करता है। पता चलता है लास्ट ईयर योना के जाने के बाद वो 704 में शिफ्ट हुआ था और तब से वो अपने आप को उस घर से निकाल ही नहीं पाया। उसे हर रोज योना दिखाई देती थी। वो अपने आंखों के सामने हर रोज उसे टॉर्चर्ड मॉलेस्ट होते हुए देखता था, एक सपने की तरह। वो वही सब कुछ देखता था जो सीजन को नहीं दिखाई देती थी। धीरे धीरे योना ली को वश में करने लगी और उसी के जरिए बदला लेने लगी। जिन लोगों का खून हुआ है ये सारे लोग उसे किसी न किसी तरह से टॉर्चर किया करते थे या फिर उसका फायदा उठाते थे। योना सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती थी, सिर्फ उसे अकेलेपन से डर लगता था। इसलिए वो लोग जैसे भी है वो लोग उसके साथ तो है। मगर फाइनली जब वो एक दिन दर्द में तड़प रही थी उसे किसी की भी मदद नहीं मिली। डिप्रेस्ड होकर फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने सुसाइड कर ली और उसके खून से उसका वाइट ड्रेस रेड हो गया। मतलब असल में ली ने अभी जिस रेड ड्रेस को पहन रखा है वो असल में योना का ड्रेस है और इसीलिए उसके कपड़ों से पुलिस को योना का डीएनए मिला है। योना की मौत हुई थी रात के ठीक 9:56 पर और उसी समय वो हर रात इन लोगों से मिलने आती है। मतलब वो ही इस बिल्डिंग को हॉन्ट कर रही थी। उसे दुख इस बात का नहीं था कि उससे मिसट्रीट किया गया है, उसे नफरत इस बात की थी इतना कुछ सहन करने के बाद भी उसे कोई भी अपना नहीं मिला। उसकी हेट्रेड ही उसकी एनर्जी बन गई और वो लोगों को पोजेस करके उनसे सुसाइड करवाती थी या फिर ली के माध्यम से उनका खून। बार बार कोशिश करने के बाद भी ली उस घर से, उस ड्रेस से और योना से खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। आज फाइनली जब वो उस घर से निकल पाया है, उसे मुक्ति मिली है, वो वापस नहीं जाना चाहता था। लेकिन ये पुलिस वाले उसे वहां पर ही वापस भेजना चाहते थे, तो वो उन्हीं के बंदूक से उनके सामने ही सुसाइड कर लेता है। उसे तो आजादी मिल चुकी थी, मगर क्या सीजन फ्रीली उस रूम से निकल पाएगी? शायद नहीं। अभी जब उसे सब कुछ पता है, अभी जब उसे पता है योना को किस तरह से ट्रीट की गई थी और अभी जब उसे ये भी पता है योना ही इन सब मौत के पीछे है, तो वो उसे सिंपथाइज भी कर रही थी और वो उससे डर भी रही थी और यहीं पर उसने गलती कर दी। योना सीजन को अपनी दोस्त मानती थी और अब जब वो देखती है सीजन भी उससे डर कर भाग रही है तो उसकी दोस्ती नफरत में बदलने लगी और वो योना को भी मारने की डिसाइड करती है। जून और डिटेक्टिव यांग के सामने ही सीजन जो पोजेस्ड हो चुकी थी वो टेरेस से कूद कर सुसाइड कर लेती है, लेकिन हमें उसके अंदर योना दिखाई देती है। तो क्या उन दोनों में किसी तरह की बॉन्ड क्रिएट हो चुकी थी? पता नहीं। कुछ महीने बाद हम यांग को देखते हैं, वो उसी रूम में रूम 704 में शिफ्ट हुआ है। पिछले कुछ महीनों से इस बिल्डिंग में कोई मौत नहीं हुई थी, तो जून को लगता है शायद फाइनली योना की आत्मा को शांति मिली है। लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर उनके घर की लाइट्स फिर से फ्लिकर करने लगती है और जून को सीजन की आत्मा दिखाई देती है उसके घर में। मतलब अभी भी बदला पूरा नहीं हुआ। सच में हेट्रेड इज इन्फेक्शियस। दोस्तों ये फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है, मगर इस फिल्म में कुछ कंफ्यूजन है। जिस लड़की ने सीजन के सामने सुसाइड की थी उसका इस केस से क्या लेना देना? सिंपली कुछ नहीं। उसका अपीयरेंस सिर्फ यही प्रूव करने के लिए था शायद कि सीजन एक सेंसिटिव लेडी है और शायद उसे स्पिरिट्स दिखाई देती है। उसके घर में असल में योना की आत्मा उससे मिलने जाती थी रेड ड्रेस में। जून के घर में भी वो गई थी, मगर सीजन को लगता था शायद ये मेट्रो स्टेशन वाली लड़की है। हमें योना के घर में जिसकी नजर उसे फॉलो करते हुए दिखाई दे रही थी वो असल में ली था, क्योंकि योना ही उसे ये सब कुछ दिखा रही थी। और आखिरी सवाल, वो चाबी हर एक के पास कैसे पहुंची? जवाब बहुत ही सिंपल है। योना के पेरेंट्स की मौत के बाद वो लोग सभी मिलकर उसकी देखभाल किया करते थे, इसीलिए हर एक के पास उसके घर की चाबी रहती थी। बट फाइनली सीजन को कौन सी चीज का बदला लेना था? उसके साथ तो कोई भी अन्याय नहीं हुआ था, एटलीस्ट उस घर में तो नहीं। लेकिन फिल्म में हमें इसका जवाब नहीं मिलता। दोस्तों मुझे पता है ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, बट आई जस्ट वांटेड टू कवर ऑल द पॉइंट्स। अभी जब मुझे लग रहा है शायद मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिया है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।